तो आज अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, निकोटीन किससे प्राप्त होता है? अफीम से, ग्वार से, पपीते से और तंबाकू से। तो जो निकोटीन प्राप्त होता है ये होता है तंबाकू से। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना डी। अगला प्रश्न देखिए, गाय में गलघोटू का रोग कारक है, यानी कि जो गाय है उसमें गलघोटू किसके कारण होता है? पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका के कारण, पास्चुरेला बोविसेप्टिका के कारण, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया के कारण, क्लास्ट्रोडियम परफ्रिंजेंस के कारण। तो देखिए, गाय में जो गलघोटू का कारण होता है वो होता है पास्चुरेला बोविसेप्टिका। अगर अपन भैंस में बात करते हैं तो होता है पास्चुरेला बोवेली सेप्टिका। अगर अपन बात करते हैं थनैला रोग में तो थनैला रोग में हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया। और अगर अपन बात करते हैं ईटी में यानी एंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी में तो उसमें हो जाएगा क्लास्ट्रोडियम परफ्रिंजेंस। अगला प्रश्न देखिए, सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम है क्लोरोफाइटम बोरीवलिनियम, विथानिया सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम और प्लांटेगो ओवेटा। तो जो सफ़ेद मूसली होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है क्लोरोफाइटम बोरीवलिनियम, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, पूसा ज्वाला किसकी है? मिर्च की, प्याज की, लहसुन की, बैंगन की। तो जो पूसा ज्वाला किस में ये होती है? मिर्च की, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, रेशम पैदा करने को कहते हैं, यानी जो रेशम की खेती होती है उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर, टिश्यू कल्चर, पीसी कल्चर और सेरीकल्चर। तो इसका राइट हो जाएगा सेरीकल्चर, यानी कि डी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का सोयाबीन प्रांत कहलाता है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में। उत्तर राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लाल गलन रेड रूट एक गंभीर बीमारी है, गन्ना की, आलू की, कपास की और धान की। तो जो लाल गलन जो रोग होता है रेड रूट वो पाया जाता है गन्ने में, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, लंगड़ा बुखार का रोग कारक है ट्रिपोनोसोमा इवनसाई, क्लास्ट्रोडियम सोवियाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया, क्लास्ट्रोडियम परफ्रिंजेंस। तो जो लंगड़ा बुखार होता है ये होता है क्लास्ट्रोडियम सोवियाई के कारण। तो इसका उत्तर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। लंगड़ा बुखार रोग में पशु का पुट्ठे वाला भाग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखिए, बैंगन का लघु व्रण यानी लिटिल लिप जो रोग होता है वो उसका कारण क्या है? कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा और माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो जो बैंगन का लघु व्रण रोग होता है ये होता है माइकोप्लाज्मा के कारण, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, इसबगोल का वैज्ञानिक नाम होता है क्लोरोफाइटम बोरीवलिनियम, विथानिया सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम और प्लांटेगो ओवेटा। तो जो इसबगोल होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लांटेगो ओवेटा। क्लोरोफाइटम बोरीवलिनियम जो होता है ये होता है सफ़ेद मूसली का, विथानिया सोमनीफेरम होता है अश्वगंधा का, पेपेवर सोमनीफेरम होता है अफीम का और प्लांटेगो ओवेटा होता है इसबगोल का। अगला देखिए, ज्वार का उत्पत्ति स्थान है टर्की, एशिया माइनर, अफ्रीका, ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो देखो, ज्वार का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो है अफ्रीका, तो बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है टर्की, एशिया माइनर, अफ्रीका, ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थान है वो है ब्राज़ील, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी। अगला देखिए, गम किससे प्राप्त होता है? अफीम से, ग्वार से, पपीते से और तंबाकू से। तो गम प्राप्त होता है ग्वार से, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। अब देखो, अफीम से प्राप्त होता है मॉर्फिनोकोडीन, ग्वार से प्राप्त होता है गम, पपीते से प्राप्त होता है पपेन और तंबाकू से प्राप्त होता है निकोटीन। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, आफरा रोग खाली जगह बीमारी है उपापचय जनित, आहार जनित, प्रोटोजोआ जनित और विषाणु जनित। तो जो आफरा होता है जिसे अपन टिम्पेनी और टिम्पोनाइटिस के नाम से भी जानते हैं, ये एक आहार जनित बीमारी है, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, मिल्क फीवर रोग खाली जगह बीमारी है उपापचय जनित, आहार जनित, प्रोटोजोआ जनित और जीवाणु जनित। तो जो मिल्क फीवर जो बीमारी होती है ये कैल्शियम के द्वारा होती है, यानी कि कैल्शियम की जब शरीर में कमी हो जाती है उसके कारण ये रोग होता है, तो ये एक उपापचय जनित बीमारी है। अगला देखिए, गन्ने की वृद्धि कौन सी अवस्था में सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा क्रांतिक है? अंकुरण,
ग्रांड ग्रोथ स्टेज, फॉर्मेटिव स्टेज, पकने की अवस्था में। तो गन्ने की वृद्धि की कौन सी अवस्था सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा क्रांतिक है? तो इसके अंदर उत्तर राइट हो जाएगा फॉर्मेटिव स्टेज, यानी सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करनाल बंट बीमारी है चने की, मक्का की, गेहूं की और धान की। तो करनाल बंट होता है गेहूं के अंदर, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है? आम में, अनार में, बेर में, अमरूद में। तो याद रखना, इपिकोटाइल जो ग्राफ्टिंग होती है वो आम में की जाती है और ये की जाती है महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, किस रोग में गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात होता है? टीबी में, थनैला में, एंथ्रेक्स में और ब्रुसेलोसिस में। तो अगर अपन बात करते अंतिम चरण में गर्भपात की तो वो ब्रुसेलोसिस में होता है। ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है ये जीवाणु के द्वारा होती है और ये एक प्रकार की जीनोटिक रोग है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। अगर अपन बात करते तो अंतिम चरण यानी कि 6 से 9 माह की गर्भावस्था में इसमें गर्भपात होता है। ये इस रोग का सबसे प्रमुख लक्षण है। एक और बात करते हैं कि जब इस रोग का परीक्षण किया जाता है तो इस रोग में चमड़े की भांति का अफरा बाहर आता है, जो चमड़ा होता है उसके समान अफरा बाहर आता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, मवेशियों में थनैला रोग का कारण है विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु और फफूंद। तो थनैला जो रोग होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है और जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया। इस रोग को गारगेट के नाम से भी जानते हैं, आयन शीत के नाम से भी अपन इसको जानते हैं और इस रोग को मेस्टाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि गारगेट आयन शीत के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है थनैला रोग। थनैला रोग जीवाणु जनित बीमारी है। गारगेट, आयन शीत, मेस्टाइटिस इस रोग के उपनाम है। अगला देखिए, भारत में मवेशियों में किस रोग का हाल ही में उन्मूलन कर दिया गया है? लंगड़ा बुखार, खुरपक्का मुंहपक्का, पशु प्लेग और गलगोटू। तो अगर अपन बात करते हैं कि किस रोग का उन्मूलन कर दिया गया है तो रिंडरपेस्ट रोग का पूर्णतया उन्मूलन कर दिया गया है। तो जो रिंडरपेस्ट जो बीमारी होती है ये विषाणु के द्वारा होती है और इसे केटल प्लेग, शीतला माता, पोकनी रोग आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। अगला देखिए, मवेशी में दाद का कारण क्या है? विषाणु, जीवाणु, कवक और परजीवी। तो जो ये दाद होता है इसका प्रमुख कारण होता है कवक यानी कि फफूंद। तो उत्तर राइट हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रोग में पशु के केंद्रीय का तंत्र प्रभावित होता है? यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। एंथ्रेक्स, रेबीज, ट्यूबरकुलोसिस और गलगोटू। तो आंसर राइट हो जाएगा रेबीज के अंदर न्यूरो सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला देखिए, मिल्क फीवर रोग का कारण है रक्त में कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, मैग्नीशियम की कमी और दूध में कैल्शियम की कमी। तो मिल्क फीवर का जो प्रमुख कारण है रक्त में कैल्शियम की कमी। देखो, सामान्यतः पशु के अंदर 9 से 11 mg कैल्शियम पाया जाता है 100 ml ब्लड के अंदर। जब इस कैल्शियम का लेवल 7 mg 100 ml ब्लड से कम हो जाता है तो पशु के अंदर मिल्क फीवर रोग हो जाता है। और याद रखना कि शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है 2:1। तो कई स्थिति में अगर ये अनुपात बिगड़ जाता है तब भी पशु के अंदर मिल्क फीवर रोग हो सकता है। अगला देखिए, निम्न में से किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? यानी कि यहाँ इन चारों में से ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं? लंगड़ा बुखार, गलगोटू, फड़किया और एंथ्रेक्स। तो जो एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है इस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय भूमि के सुधार के लिए उपयुक्त रसायन का नाम? जिप्सम, चूना, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। तो जो अम्लीय भूमि होती है उसके सुधार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा रसायन पौधों से फूलों का गिरना कम कर सकता है? तो देखो, जिब्रेलिक अम्ल, काइटेनिक अम्ल, इथिलीन अम्ल और ऑक्सीन। अब देखो, अगर यहाँ पे NNA यानी नैप्थलिक एसिटिक एसिड जिसे अपन प्लानोपिक्स के नाम से जानते हैं, अगर ये ऑप्शन में होता तो ये राइट होता ही है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उसकी
अनुपस्थिति में उत्तर राइट हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला देखिए, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि ये हो गया केन, जिसे किसान खाद भी कहा जाता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है 26%। अगला देखिए, चिकन एंड हैंड डिसऑर्डर दैहिक व्याधि किस फल के अंदर होती है? किन्नों में, अंगूर में, खजूर में और आंवले में। तो देखो, जो चिकन एंड हैंड होता है ये अंगूर के अंदर देखी जाती है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला, खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन होना चाहिए, यानी कि जो खजूर का पौधा लगाया जाता है उसका प्रवर्धन किया जाता है ऑफशूट के द्वारा, और ऑफशूट का जो वजन रखा जाता है 6 किलो, 12 किलो, 18 किलो और 24 किलो, तो उसका वजन रखा जाता है 12 किलो, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। अगला देखिए, आज़ाद क्रांति किसकी किस्में? आज़ाद क्रांति बैंगन की, मेथी की, करेले की और भिंडी की। तो आज़ाद क्रांति जो है वो बैंगन की किस्में, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तनों पर, पुरानी पत्ती पर, जड़ों पर, नई पत्तियों पर। तो पौधों में जो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है वो सर्वप्रथम पुरानी पत्तियों पर प्रदर्शित होते हैं, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, निम्न में से किस रोग को गारगेट व अयन शीत के नाम से जाना जाता है? तो गारगेट अयन शीत के नाम से मिल्क फ्यूर को, लंगड़ा बुखार को, थनैला रोग को और गलघोटू को। तो गारगेट और अयन शीत के नाम से थनैला रोग को जाना जाता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, बरसिम में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लाई जाती है? राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम ट्राइपोलाई, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो बरसिम के अंदर जो काम में ली जाती है वो ट्राइपोलाई, राइजोबियम ट्राइपोलाई, और बरसिम का वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइपोलियम एलेक्जेंडिनम। बरसिम को चारे वाली परसों का राजा कहा जाता है। बरसिम की बीज दर जो होती है वो होती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। बरसिम का एक सबसे प्रमुख खरपतवार होता है कासनी। अगला देखिए, बाजरे की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर। तो देखो, नॉर्मल बाजरे की बात नहीं कर रहा है, वो रोपाई के लिए बात कर रहे हैं। किग्रा हेक्टर में बताना है तो 2 किलो हो जाएगा। तो अगर अपन बाजरे की रोपाई के लिए बात करते हैं तो 2 किलो प्रति हेक्टर हो जाएगा। अगला, उड़द का उत्पत्ति स्थान है भारत, उष्ण अमेरिका, चीन और इंडोनेशिया। तो जो उड़द होता है उसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा भारत, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है, सीड बॉल किसका फल है? यानी कि किस फसल के फल को सीड बॉल के नाम से जानते हैं? सूरजमुखी का, चुकंदर का, कुसुम का और अलसी का। तो इसके अंदर उत्तर राइट हो जाएगा अलसी के फल को, जो अल प्रकार होता है उसको बोलते हैं सीड बॉल। अगला प्रश्न देखिए, कपास की एक बेल का वजन होता है 160, 170 किलो, 180 किलो, 178 किलो। तो कपास की एक बेल का जो वजन होता है वो होता है 170 किलो, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, सोयाबीन में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लाई जाती है? राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम ट्राइपोलाई, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो देखो, सोयाबीन के अंदर काम में लाई जाती है राइजोबियम जेपोनिकम, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना ए वाला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम है और पोटेशियम है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा मैग्नीज, यानी कि बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने आंवले के पौधों पर पुष्प किस माह में आते हैं? ऑप्शन में जनवरी, मार्च, मई और जुलाई। तो जो आंवले में पुष्पन का जो समय होता है वो मार्च होता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, आलू में ब्लैक हट बीमारी का कारण क्या है? वो कॉपर की कमी, बोरॉन की कमी, पोटेशियम की कमी और ऑक्सीजन की कमी। तो देखिए, भंडारण के समय जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसके कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है। अगला देखिए, कृष्णा एवं कंचन किसमें हैं? अंगूर की, लोकाट की, आंवले की और सेब की। तो जो कृष्णा कंचन है तो ये आंवले की किस्में, और अगर आपसे मही कंचन पूछा जाता तो मक्का की किस्में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व खाद्यान्न दिवस मनाया जाता है
16 सितंबर को, 16 अक्टूबर को, 5 जून को और 23 दिसंबर को। तो विश्व खाद्यान्न दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस औषधीय पादप को द्वितीय शिलाजीत कहा जाता है? अश्वगंधा को, इसबगोल को, सफ़ेद मूसली को और अफीम को। तो जो द्वितीय शिलाजीत होता है वो कहा जाता है सफ़ेद मूसली को। अगला प्रश्न है, विग्ना साइनेंसिस किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? मोठ का, चौले का, मटर का और मसूर का। तो जो विग्ना साइनेंसिस है ये चौले का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 5 जून और 23 दिसंबर। तो जो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, ओलियोरेजिन किससे निकाला जाता है? मिर्च से, प्याज से, मेथी से और लहसुन से। तो जो ओलियोरेजिन होता है ये मिर्च से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, तिल का परिवार कौन सा होता है? यानी कि तिल का जो कुल होता है वो कौन सा होता है? ग्रेमिनी, पेडालियसी, चिनोपोडियसी, पेपियोनेसी। तो तिल का जो परिवार होता है वो होता है पेडालियसी, तो उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, कार्थेमस टिक्टोरियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? अलसी का, कुसुम का, अरंडी का और सूरजमुखी का। तो जो कार्थेमस टिक्टोरियंस होता है ये कुसुम का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पेडोलॉजी। तो देखिए, फलों का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान पोमोलॉजी कहलाती है, सब्जियों का अध्ययन करना ओलेरिकल्चर कहलाता है, फूलों का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है और मृदा का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है, और मृदा के साथ पौधों के संदर्भ के बारे में अध्ययन करना इडेपोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, नारियल का खाने योग्य भाग होता है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति और थैलेमस प्लेसेंटा। तो बाह्य फल भित्ति को पेरिकार्प बोलते हैं, मध्य फल भित्ति को मीजोकार्प, अंत फल भित्ति को एंडोकार्प बोलते हैं और लास्ट वाला हो गया थैलेमस प्लेसेंटा। तो जो नारियल का खाने योग्य भाग होता है वो होता है अंत फल भित्ति यानी एंडोकार्प। अमरूद का कुल कौन सा होता है? तो देखिए, अमरूद का परिवार होता है सीडियम गवाजावा, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, और इसका जो परिवार होता है वो होता है मिर्टेसी, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला, धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल नर्सरी तैयार करना चाहिए? 100 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर और 1500 वर्ग मीटर। तो धान में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 1000 वर्ग मीटर की नर्सरी तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी फसल यूफोरबिएसी कुल की है? तिल, कुसुम, अलसी और अरंडी। तो जो यूफोरबिएसी जो परिवार होता है वो होता है अरंडी का। तिल का पेडालियसी होता है, कुसुम का सूरजमुखी का कंपोजिटी होता है, अलसी का लाइनेसी होता है, जबकि अरंडी का होता है यूफोरबिएसी। आंवले का भी यही होता है, और एक रतनजोत आता है उसका भी यूफोरबिएसी परिवार का होता है। अगला, अनार का खाने योग्य भाग है थैलेमस, मीजोकार्प, एंडोकार्प और एरिल। तो जो अनार का खाने योग्य भाग है वो होता है एरिल, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, गन्ने में किस प्रकार के उर्वरकों के अधिक प्रयोग से शर्करा की मात्रा कम हो जाती है? जिंक, आयरन, बोरोन और नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन अधिक दोगे तो गन्ने के अंदर शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। अगला देखिए, किस पौधे के बीजों का प्रयोग बायोडीजल जैविक ईंधन के रूप में किया जाता है? इसबगोल, तुलसी, रतनजोत, सनाई या सोनामुखी। तो बायोडीजल के रूप में रतनजोत का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर राइट हो जाएगा सी। अगला देखिए, डेपोंग विधि में चावल की नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? 11 से 14, 20 से 25, 25 से 30, 40 से 45। तो डेपोंग विधि में चावल की जो नर्सरी होती है वो 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है, तो राइट हो जाएगा ए वाला। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20, 42, 14 और 24। तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20, तो उत्तर राइट हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न देखिए, मक्का का उत्पत्ति स्थान है भारत, मैक्सिको, जापान और चीन। तो उत्तर राइट हो जाएगा मैक्सिको, यानी कि मक्का का जो उत्पत्ति स्थान है वो मैक्सिको है। अगला प्रश्न देखिए, पायरिला कीट किसको सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है? आलू, सरसों, गन्ना और धान। तो इसके अंदर राइट हो जाएगा पायरिला जो कीट है उसका संबंध है गन्ने से, तो ये हो जाएगा। अगर आपसे गर्डल बीटल आता तो गर्डल बीटल का हो जाता सोयाबीन से। अगला देखिए, कोल क्रॉप कहलाती है, इनमें से कौन सी कोल क्रॉप का उदाहरण है? फूलगोभी, गाजर, पालक और मूली। तो इसका कोल क्रॉप का जो उदाहरण है वो है फूलगोभी। अगला देखिए, आलू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? सैंडी लोम, कले लोम, सैंडी और कले। तो आलू के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा है वो है सैंडी लोम। अगला देखिए, मेडिगागो सेटाइवा पौधा है तिलहन फसल का, धान्य फसल का, सब्जी की फसल का या चारे की फसल का? तो देखिए, मेडिगागो सेटाइवा जो है ये रिजके का वैज्ञानिक नाम है और रिज का एक चारे वाली फसल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, बीटा वल्गेरिस एक है, बीटा वल्गेरिस क्या है? तिलहनी फसलें, दाल वाली फसलें, धान्य फसलें या शर्करा वाली फसलें? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा शर्करा वाली फसलें। नोबल केन गन्ने का वैज्ञानिक नाम होता है सेकेरम ऑपिसिनेरम, सेकेरम स्पोंटेनियम, सेकेरम बारबेरी, सेकेरम साइनेंस। तो जो नोबल केन जो गन्ना होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है सेकेरम ऑपिसिनेरम। अगला देखिए, राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कटक उड़ीसा में, मनीला फिलीपींस में, कानपुर में और लखनऊ में। तो CRRI है कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है लखनऊ में, कानपुर में, कोयम्बटूर में और यहाँ पे उत्तर प्रदेश मान लो आप। तो देखिए, गन्ना प्रजनन संस्थान यानी कि अपन इसको SBI भी कह सकते हैं, यानी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। केंद्रीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? हिसार हरियाणा में, करनाल हरियाणा में, भोपाल मध्य प्रदेश में, कालीकट केरल में। तो केंद्रीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में, ये MP के अंदर। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला देखिए, सस्य विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? जेथ्रो टुल, आर्नोन, पीटर डिक्रेसियनजी, लिबिंग। तो सस्य विज्ञान का जो जनक है वो डॉक्टर पीटर डिक्रेसियनजी है। अगला प्रश्न आ जाइए, पेक्टिन मापी जाती है किसके द्वारा? थर्मामीटर के द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा, जेलीमीटर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेक्टिन का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है जेलीमीटर के द्वारा। अगला देखिए, निम्न में से किस औषधीय पादप को गॉड ऑफ स्लीप के नाम से जाना जाता है, यानी सोने का राजा, नींद का राजा कहा जाता है? अश्वगंधा को, इसबगोल को, सफ़ेद मूसली को, अफीम को। तो वो जाना जाता है अफीम को। अफीम से मार्फिन व कोडीन प्राप्त होता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम होता है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है अन्न में, दूध में, मांस में और फल व सब्जियों में। तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है वो फल व सब्जियों में पाया जाता है। अन्न में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, फास्फोरस, और मांस में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। अगला देखिए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है नागपुर में, इम्फाल में, कानपुर में और शिलांग में। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है ये इम्फाल के अंदर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है हिसार हरियाणा, करनाल हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, कालीकट केरल। तो ये करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। और आपने पशुपालन में एक नाम सुना होगा NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला देखिए, गन्ने में ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? पोटास, फास्फोरस, बोरोन और मोलिब्डेनम।
तो ट्रांसलोकेशन के लिए पोटास नामक खनिज लवण की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, उगाने के लिए गन्ने के शीर्ष भाग का चयन करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा होती है सुक्रोज की, ग्लूकोज की, गेलेक्टोज की और माल्टोज की। तो गन्ने का जो ऊपरी 1/, जो भाग होता है 1/3 भाग, तो उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण गन्ना जल्दी उगता है। अगला देखिए, राजस्थान का कृषि जलवायु खंड 4th B, जिसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आता है, इसका उपनाम बताइए। शुष्क, मैदानी, पश्चिम क्षेत्र, ये तो गलत है। लूणी नदी, ये भी गलत है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, रत्ना तथा अल्फांसो के संकरण से आम की कौन सी किस्म निकाली गई? सिंधु, रत्ना, नीलेशान या नीलपांसो? तो ये निकाली गई सिंधु। तो यहाँ पे इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है RAS। आर का मतलब रत्ना, ए का मतलब अल्फांसो, एस का मतलब सिंधु, तो RAS के नाम से इसको जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा गाय के वितरण स्थान से संबंधित नहीं है? थारपारकर गाय पश्चिम राजस्थान, ये बिल्कुल सही है। गिर गाय दक्षिण राजस्थान, ये भी सही है। मेवाती गाय पूर्वी राजस्थान, ये भी सही है। राठी गाय पूर्वी राजस्थान, ये गलत है क्योंकि राठी गाय राजस्थान में पाई जाती है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, तो यहाँ पे आना चाहिए उत्तर राजस्थान। अगला देखिए, निम्न में से अजमेर भीलवाड़ा किस नस्ल का वितरण क्षेत्र है? राठी का, थारपारकर का, गिर का और मालवी का? तो जो अजमेर भीलवाड़ा है वो गिर गाय का वितरण क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल है? थारपारकर, राठी, साहिवाल और जर्सी? तो जर्सी विदेशी नस्ल है, तो आंसर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? जर्सी, राठी, साहिवाल और होलिस्टन फ्रीजियन? तो देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन करती है, तो साहिवाल। लेकिन विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है HF, जिसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड होती है। इस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा होती है 3.45%, जबकि ये एक ब्यात में लगभग 5000 से लेकर 6000 लीटर दूध उत्पादन करती है। अगला प्रश्न देखिए, विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा किस नस्ल के दूध में होती है? रेड डेन, जर्सी, आयरशायर और होलिस्टन फ्रीजियन? तो जो विदेशी गायें होती है उनमें सबसे ज़्यादा वसा होती है जर्सी गाय के। जर्सी गाय के दूध में लगभग 5.5% वसा होती है। अगला देखिए, उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा भैंस की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? जाफराबादी का, सूरती का, मेहसाना का और मुर्रा का? तो जो उत्तर भारत है पंजाब हरियाणा, वो मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, मुर्रा भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? 11 से 13, 9 से 10, 7.5 और 7? तो मुर्रा भैंस के दूध में वसा होती है 7%। अगला देखिए, सर्वाधिक औसतन वसा किस पशु के दूध में होती है? भेड़, भैंस, गाय और ऊँटनी? तो सर्वाधिक औसतन जो वसा होती है, तो अगर अपन बात करते हैं 12th क्लास की डेयरी केमिस्ट्री NCERT की जो बुक है उसके हिसाब से, तो भेड़ के अंदर एवरेज वसा होती है 7.98%, जबकि भैंस के अंदर होती है 7.38% होती है। तो अगर एवरेज के हिसाब से बात करते हैं तो अपना आंसर राइट हो जाएगा भेड़। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में होती है, तो अपना आंसर राइट हो जाएगा बदाऊरी भैंस, क्योंकि इसके अंदर वसा की मात्रा होती है 11 से 13% होती है। अगला प्रश्न देखिए, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ निम्न में से किस नस्ल का वितरण क्षेत्र है? गिर का, थारपारकर, मेवाती और राठी? तो आंसर राइट हो जाएगा राठी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है? नागौरी, गिर, रेड सिंधी और थारपारकर? तो द्विप्रयोजनीय नस्ल में आंसर राइट हो जाएगा थारपारकर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनीय नस्ल नहीं है? यानी कि 3 द्विप्रयोजनीय, इन 4 में से एक नहीं है। राठी द्विप्रयोजनीय है, हरियाणवी भी द्विप्रयोजनीय है, मेवाती भी है, लेकिन जो मालवी नस्ल है ये भारवाक नस्ल है। मालवी कौन सी नस्ल है? भारवाक। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी। अगला देखिए, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज? तो दूध के अंदर
लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अगला देखिए, मेरिनो बेड किस देश से संबंधित है? इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन और अमेरिका। तो जो मेरिनो बेड है ये स्पेन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, गाय को दिए जाने वाले कुल चारे में हरे चारे की मात्रा होगी। अब देखो, आगे वाले लगभग 3-4 प्रश्न करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या। पशुओं को एक तो दिया जाता है चारा और एक दिया जाता है पशुओं को दाना। तो देखते हैं, चारा 2 भाग दिया जाता है, दाना 1 भाग दिया जाता है। तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/3। अब देखिए, चारा 2 प्रकार का होता है। एक चारा होता है हरा चारा और एक चारा होता है सूखा चारा। तो अगर अपन बात करते हैं तो हरा चारा अपन कम देते हैं और सूखा चारा ज़्यादा देते हैं। तो हरा चारा 1/3 हो गया और सूखा चारा 2/3 हो गया। अब देखो, गाय को दिए जाने वाले कुल चारे में हरे चारे की मात्रा कितनी होगी? तो हरा चारा होगा 1/3। तो यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा कौन सा? डी वाला। अगला देखिए, गाय को दिए जाने वाले कुल चारे में सूखे चारे की मात्रा बताइए। तो अभी जब अपन ने चारा दिया था तो उसके अंदर हरा चारा दिया 1/3 और सूखा चारा दिया 2/3। तो सूखा चारा यहाँ पे अपन से पूछा गया है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा कौन सा वाला? ए वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भैंस के संतुलित आहार में होता है। तो देखो, अभी अपन ने पढ़ा कि पशु को एक तो आप दोगे दाना और एक दोगे आप चारा। चारा आपको देना है 2 भाग और दाना देना है 1 भाग। तो यानी कि ये 1/3 हो गया और ये हो गया 2/3। अब चारे को रफेज बोला जाता है और दाने को बांटा बोला जाता है। तो ये 2/3 ढूंढो। तो यानी कि पहले वाले के अंदर ही बिल्कुल राइट आंसर अपन को मिल रहा है। प्रश्न देखिए, यदि हरा चारा लेग्यूमिनेसी परिवार का होगा तो गाय को दिया जाने वाला कुल चारे में सूखे चारे की मात्रा बताइए। तो अब आप देखो, अभी अपन ने सामान्य कंडीशन में पशु को एक तो हरा चारा दिया जाता है और एक दिया जाता है सूखा चारा। हरा चारा आपको 1 भाग देना है, सूखा चारा 2 भाग। तो ये 1/3 और ये हो गया 2/3। ये तो कंडीशन थी सामान्य वाली। लेकिन अगर हरा चारा अगर अपन लेग्यूमिनेसी परिवार का होगा तो उस समय अपन हरा चारा देंगे 1/4 भाग और सूखा चारा देंगे 3/4 भाग। यानी 3 भाग आपको सूखा चारा देना है, 1 भाग आपको देना है हरा चारा। तो देखो, यदि हरा चारा लेग्यूमिनेसी परिवार का होगा तो सूखे चारे की मात्रा कितनी होगी? तो सूखा चारा कितना होगा? 3/4 भाग। अब लेग्यूमिनेसी का चारा का मतलब होता है जैसे बरसी में रिचका है, मटर है, इन सबको देना है। अगला आ जाइए, अगर किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 6 है तो पशु की उम्र कितनी होगी? तो देखो, पशुओं में जो पहला छल्ला आता है वो 3 वर्ष की उम्र पर आता है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपसे छल्ला पूछा जाता है तो छल्ला ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है छल्ला बराबर उम्र माइनस 2। अगर आपसे उम्र पूछी जाती है तो उम्र बराबर छल्ला प्लस 2। तो अब देखो, अगर किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 6 है तो उम्र बताइए। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना ये वाला। तो 6 + 2 बराबर आगे 8। तो उम्र हो जाएगी 8 वर्ष। अगला प्रश्न आ जाइए, किसी पशु की उम्र। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर उम्र दे रखी हो और छल्ले पूछ रहे हो तो फॉर्मूला लगाना है आपको उम्र माइनस 2। तो 11 - 2 बराबर हो गए कितने? 9। तो इसके छल्लों की संख्या कितनी हो गई? इसके अंदर 9 हो गई। अगला देखिए, पशुओं में सींग पर पहला छल्ला किस उम्र पर आता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष और 3 वर्ष। तो आंसर राइट हो जाएगा 3 वर्ष। अलवर जिले की बहरौर तहसील में बकरी की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? बारबरी, जमनापारी, बिट्ठल और जखराना। तो आंसर राइट हो जाएगा जखराना बकरी का।